चलो एवरीवन, स्वागत है सभी का जीएस आइलैंड में। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह लगभग 6371 किलोमीटर है। अब इतने बड़े आकार में हम कैसे जान पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो उसके लिए हम कुछ स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला तो प्रत्यक्ष स्रोत, जो हमें डायरेक्ट मिल रहे हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट देख सकते हैं। दूसरे हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, जिन स्रोतों में हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। इस वजह से एक एक करके देखते हैं दोनों को। पहले प्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे पहले हमारे पास आती हैं चट्टानें। जो चट्टानें हम देखते हैं पृथ्वी पर, उनको देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है, कैसे पदार्थ हो सकते हैं, हल्के या भारी। दूसरा हमारे पास आता है खनन और ड्रिलिंग। तो हम पृथ्वी में खनन करते हुए जब नीचे की ओर जाते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे पहला तो तापमान पता चलता है कि नीचे जाते हैं जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा होता है। और जो सबसे बड़ी खान है, सबसे गहरी खान जो हमारी है, वह है दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर गहरी है, और ये जो खान है वह सोने की खान है। दूसरा है हमारा ड्रिलिंग, यानी हम पाइप से पृथ्वी में गहरे गहरे ड्रिल कर रहे हैं। उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। और जो हमारा सबसे गहरा ड्रिल है वह है कोला, जो कि 12 किलोमीटर गहरा है आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर। तीसरा प्रत्यक्ष स्रोत वह है ज्वालामुखी। अब क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तब उससे मैग्मा निकलता है, जिसे हम देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि नीचे पृथ्वी बहुत गर्म है। अब देखते हैं हम हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत तो इन स्रोतों में सबसे पहले हमारा आता है ताप, दाब और घनत्व। तो क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जाने पर ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं, यानी कि सब बढ़ जाएगा। ताप भी बढ़ जाएगा, दाब भी बढ़ जाएगा, घनत्व भी बढ़ जाएगा। और तापमान पृथ्वी के हर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है लगभग। दाब भी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे तब ऊपर से द्रव्यमान पड़ रहा है, ऊपर से द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा, भार अधिक होता चला जाएगा, जिस वजह से दबाव बढ़ता चला जाएगा। और जब दबाव बढ़ेगा तब घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा। घनत्व एक तो दबाव की वजह से हो सकता है, यानी जो दाब लग रहा है उस वजह से घनत्व बढ़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है घनत्व अधिक होने का कारण कि पृथ्वी के अंदर भारी पदार्थों, एक तो दबाव की वजह से भी बढ़ सकता है घनत्व, और दूसरा ये भी हो सकता है कि पहले से ही भारी पदार्थ रहे हों अंदर। दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है उल्का पिंड। अब उल्का पिंड क्या था, हमने देखा था जो क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रह जो घूम रहे थे, उनके कुछ टूटे हुए टुकड़े जब पृथ्वी की ओर आते हैं तब वही उल्का पिंड, उल्का और उल्कास कहलाते हैं। अब क्या होता है, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तब जो पत्थर बचते हैं उल्कास, उनका अध्ययन करके भी हम बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। क्योंकि ये उल्का भी तभी बने हैं, उल्का भी तभी बने जब पृथ्वी बनी। यानी जो उल्का के गुण रहेंगे वही तो पृथ्वी के गुण रहेंगे। तीसरा देखते हैं
तीसरा हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह हम देखते हैं कि वह समान नहीं है। जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, जैसे हम ध्रुवों पर देखें तब क्या होगा, अधिक होगा ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर हम भूमध्य रेखा पर आ जाएं, भूमध्य रेखा पर, तब हमें कम दिखाई देगा। तो ये जो अंतर आ रहा है इसे गुरुत्व विसंगति बोला जाता है। और गुरुत्व विसंगति होने का क्या कारण हो सकता है? जो पदार्थ हैं, द्रव्यमान का वितरण, यानी जो पदार्थों का वितरण है उनके द्रव्यमान अलग अलग हैं, जिस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल बदल रहा है। इससे भी हमें पता चलता है कि हल्के भारी पदार्थ कहाँ कहाँ पे हैं। चौथा चुंबकीय क्षेत्र, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, जो हमने सौर मंडल पढ़ते टाइम पढ़ा था। अब इससे भी हमें पता चलता है जब चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, ये बताता है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर भारी पदार्थ हैं। पृथ्वी के अंदर चुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे लोहा, निकेल। ये हमें पता चलता है चुंबकीय क्षेत्र से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वो है पांचवा, भूकंपीय तरंगें। भूकंपीय तरंगें, इनसे हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कहाँ पर ठोस है, कहाँ पर द्रव है, भूकंपीय तरंगों से। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब पहले तो देखते हैं भूकंप उत्पन्न कैसे होता है। तो जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये मान लेते हैं कोई एक शैल खंड है, कोई बड़ी सी चट्टान है। अब क्या होगा कि इस शैल खंड में मान लिया यहाँ पर दरार पड़ गई है, ये दरार, फॉल्ट पड़ गया यहाँ पर। अब इस दरार की वजह से क्या होगा, ये जो शैल खंड था दो टुकड़ों में बट गया है। अब ये मूवमेंट करना चाहेगा, यानी कि गति करना चाहेंगे। मान लेता हूँ ये वाला जो टुकड़ा है वो इधर जाना चाहता है और ये वाला टुकड़ा इधर। लेकिन क्या होता है, इनके बीच का जो घर्षण है, घर्षण इन दोनों के बीच में, घर्षण वह इन्हें रोके रखता है। घर्षण इनको रोके रख रहा है, लेकिन ऊपर से इन पर दबाव पड़ रहा है कि गति करो। जो दाब पड़ रहा है वह बोल रहा है कि गति कर लो। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दबाव इतना बढ़ जाएगा कि ये जो शैल का टुकड़ा है, चट्टान का टुकड़ा है, वह टूट जाएगा। और जब टूटेगा तब मूवमेंट कर जाएगा, क्योंकि घर्षण खत्म हो जाएगा टूटने की वजह से। घर्षण नहीं रहेगा तब, और क्या होगा, ये मूवमेंट कर जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, ऊर्जा निकलेगी। जो दबाव लग रहा था बहुत सारा, वह एक साथ रिलीज हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, बहुत सारी ऊर्जा एक साथ निकलेगी, जो कि भूकंप का रूप ले लेगी, यानी कि तरंगों के रूप में निकलेगी। जो ऊर्जा है वह तरंगों के रूप में निकलेगी और पृथ्वी को हिलाती हुई जाएगी। और भूकंप यहाँ से पढ़ने में भी लग रहा है, भूकंप यानी पृथ्वी का कंपन। अभी ये समझ लिया आपने कि कैसे भूकंप आता है। अब क्या होता है कि जहाँ से जब चट्टान टूटी थी, जब ये शैलखंड टूटा था, तब एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ से ऊर्जा निकलेगी, जहाँ से ऊर्जा निकलेगी उसे बोला जाता है उद्गम केंद्र, फोकस, या इसी को अब केंद्र भी बोलते हैं, हाइपोसेंटर। और क्या होता है, इस बिंदु से जो ऊर्जा निकलती है वह चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में। और वह बिंदु जहाँ पर ये ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुँचती है, एकदम इस फोकस के ऊपर, उसे बोला जाता है अधिकेंद्र, एपी सेंटर।
यहाँ पर जो ऊर्जा निकली है वह सबसे पहले पहुंचेगी। आगे देखते हैं। अब जो ऊर्जा निकली थी वह तरंगों के रूप में चलेगी, जिन्हें भूकंपीय तरंगे बोला जाएगा। अब जो तरंगे हैं उनको जो हमारा सिस्मोग्राफ है वह रिकॉर्ड करेगा। भूकंप अभिलेखी यंत्र। अब जो भूकंपीय तरंगे हैं वह दो प्रकार की होती हैं। पहला जिन्हें भूगर्भिक तरंगे बोलते हैं, ये तब उत्पन्न होती हैं जैसे ही ऊर्जा निकलेगी ये तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी, बॉडी वेव्स। और दूसरी हमारी होती हैं सतही तरंगे या धरातलीय। सरफेस वेव्स। अब जो भूगर्भिक तरंगे हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक तो प्राथमिक, जिन्हें पी वेव्स बोलते हैं, प्राइमरी, और दूसरी होती है द्वितीयक, जिन्हें सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। ऐसे ही जो धरातलीय तरंगे होती हैं इन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो लब वेव्स, लब तरंगे, और दूसरी रैले तरंगे। और जो धरातलीय तरंगे वह कैसे बनती हैं? जब हमारी भूगर्भिक तरंगे क्रिया करती हैं, जो हमारी सैल हैं या जो चट्टाने हैं उनसे, सैल या चट्टान से जब भूगर्भिक तरंगे क्रिया करती हैं तब बनती हैं धरातलीय तरंगे। अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले पी तरंगे। अब जो पी तरंगे या प्राथमिक तरंगे हैं ये प्रकृति में अनुदैर्घ्य होती हैं, यानी कि ध्वनि तरंगों के जैसे होती हैं। ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्घ्य होती हैं। अब ये तरंगे कैसे चलती हैं? जैसे मान लेते हैं इधर तरंग चल रही है, तो इस तरंग तो जो कण हैं वह भी इसी की दिशा में कंपन करेंगे, यानी कि जो कंपन है वह तरंग संचरण की दिशा में होगा प्राथमिक तरंगों में। और ये क्या करती हैं? संपीड़न और बेलन पैदा करती हैं। जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं वह संपीड़न बेलन पैदा करती हैं। जैसे किसी स्प्रिंग को खींचते हैं उसमें पैदा होता है जब संपीड़न बेलन। यहाँ पर क्या हो रहा है? संपीड़न हो रहा है और यहाँ पर बेलन हो रहा है। ये तरंगे इसी क्रम में आगे बढ़ती जाएंगी। और ये जो तरंगे हैं वह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। और ठोस में सबसे तेज चलेंगी, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में सबसे धीरे चलेंगी ये गैस। और जब भूकंप आता है तब भूकंप लेखी जो यंत्र है सिस्मोग्राफ, उस पर सबसे पहले पी तरंगे ही रिकॉर्ड की जाती हैं। सबसे पहले पी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं, उसके बाद एस, उसके बाद लब तरंगे, उसके बाद रैले तरंगे। इस क्रम में ये रिकॉर्ड की जाती हैं। क्योंकि ये तरंगे संपीड़न और बेलन करती हुई चलती हैं तो इस वजह से क्या होता है, जो चट्टाने हैं उनमें क्या होता है, सिकुड़न और फैलाव आता है। सिकुड़न एंड फैलाव। जैसे मान लेते हैं ये कोई चट्टान है, अब इसमें से होकर जब ये पी तरंग निकलेगी तब क्या होगा, कहीं कहीं पर ये जो चट्टान है वह सिकुड़ जाएगी और कहीं कहीं पर फैल जाएगी। आगे देखते हैं एस तरंगे, जिन्हें द्वितीयक तरंगे बोला जाता है। ये किस प्रकार की होती हैं? अनुप्रस्थ, यानी जो पानी में जैसी तरंगे चलती हैं उसी प्रकार की ये तरंगे होती हैं। इनकी एक विशेषता है कि ये सिर्फ ठोस में ही चलती हैं, द्रव और गैस में नहीं चलती हैं। द्रव में भी नहीं चलती हैं, गैस में भी नहीं चलती हैं, सिर्फ ठोस में। और पी तरंगों के बाद अभिलेखित होती हैं ये ग्राफ पर। अनुप्रस्थ होती हैं मतलब
अगर संचरण इधर हो रहा है तरंग का, तो जो कण हैं वह लंबवत कंपन करेंगे कुछ इस तरह से। अगर तरंग इधर जा रही है तब कंपन इस प्रकार से होगा, जिस वजह से क्या होता है, चट्टान में उभार और गर्त बना देती हैं। कोई चट्टान है, अब जब ये तरंग गुजर के जाएगी तब क्या होगा, कहीं पे उठ जाएगी चट्टान, कहीं पे दब जाएगी, उभार और गर्त बन जाएंगे उस चट्टान में। आगे देखते हैं रैले तरंगे और लंब तरंगे। ये दोनों क्या हैं, सतही तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे हैं। इनको चित्र से समझते हैं कि ये किस प्रकार चलती हैं। ये देखो मैं लब वेव्स। इसमें क्या होता है, अगर तरंग इस साइड जा रही है तब जो कण हैं वो कुछ इस तरह से कंपन करेंगे, पहले इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, यानी कि कुछ सांप की तरह ऐसे करके। जैसे मान लो ये कोई इमारत खड़ी है, अब अगर भूकंप आ जाए तो पहले इमारत इधर हिलेगी, फिर इधर हिलेगी, दोनों साइड अगल बगल से गति करती हुई चलती है ये जो तरंग है, एल वेव। इसमें क्या होता है, अगल बगल से कंपन होता है और ये सबसे हानिकारक होती हैं, क्योंकि जब कोई इमारत है वह इधर उधर हिलेगी तो गिर ही जाएगी वो। तो इस वजह से क्या होता है, इमारतें गिर जाती हैं। और जो हमारी रैले तरंगे हैं वो क्या होता है, वो ऐसे चलती हैं जैसे जब कभी रस्सी बंधी हो, जैसे यहाँ पर ये रस्सी बंधी है, जब इसको हिलाया जाए तब कुछ ऐसे ऐसे बना लेगी ये, उसी तरह से चलती है ये रैले तरंग। और ये ऐसा लगता है जैसे कोई गेंद लुढ़क रही हो, कोई चट्टान है उस पर कोई गेंद लुढ़कती हुई जा रही हो। अगर तरंग इधर जा रही है तब जो गेंद है ना वह इधर की ओर लुढ़कती हुई लगेगी इस साइड, यानी कि कंपन ऐसा उल्टी ओर होता है इसमें। और लंब तरंगों में क्या होता है, सांप जैसा बनता हुआ चला जाता है, यानी पहले इस साइड धक्का मारेगी तरंग, फिर उस साइड धक्का मारेगी, यानी दोनों साइड लहर जैसा बना देगी। यानी कि ये कैसे चलेगी, अंडाकार गति करती हुई। इनमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखेंगे कि ये धरातलीय तरंगें होती हैं और सबसे हानिकारक होती हैं। तो आगे देखते हैं तरंग छाया क्षेत्र। अब क्या होता है, पृथ्वी पर कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कोई तरंग अभिलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्रों को ही तरंग छाया क्षेत्र बोला जाता है। अब क्या होगा कि पृथ्वी है, यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, फोकस है ये, और ये क्या है, एपीसेंटर फोकस। तरंगे चलेंगी इस तरह से, और क्या होगा 105 डिग्री के बाद क्या होगा कि जो पी और एस तरंगे हैं वह अभिलेखित होना बंद हो जाएंगी। उसके बाद फिर 145 डिग्री पर पी तरंगे फिर से आ जाएंगी। पी तरंगे 145 के बाद फिर से आ जाएंगी, यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर पी और एस दोनों तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं। और 105 के बाद जितना भी क्षेत्र है, 105 डिग्री के बाद वहाँ पर एस तरंगे अभिलेखित नहीं होती हैं। चित्र में देखते हैं, जैसे ये है पी तरंग के लिए। अब क्या होगा कि जैसे भूकंप यहाँ से उत्पन्न हुआ, चलेगा, लेकिन 105 डिग्री जब आएगा तब वहाँ से ये जो तरंगे हैं वह अभिलेखित होना बंद हो जाएंगी इस क्षेत्र में, 145 तक के क्षेत्र में। 105 डिग्री से 145 डिग्री तक के क्षेत्र में यहाँ पर शैडो बन जाएगी इसकी, यानी कि यहाँ पर कोई तरंग अभिलेखित नहीं होगी, लेकिन 145 के बाद फिर से ये उत्पन्न हो जाएंगी। तो यहाँ पर
जो 105 और 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र है वह पी तरंग के लिए छाया क्षेत्र होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या होता है, जो पी तरंगे हैं वह अपवर्तित हो जाती हैं और इस मार्ग में और इस क्षेत्र में अभिलेखित नहीं हो पाती हैं। लेकिन एस तरंगों के लिए क्या है, एस तरंगे 105 डिग्री के बाद एस तरंगे 105 डिग्री के बाद कहीं पर भी अभिलेखित नहीं होती हैं। तो एस तरंगों का क्षेत्र ये पूरा रहता है। क्या होता है कि जो पृथ्वी की कोर है वह तरल अवस्था में है, कोर, और जो बाहरी कोर है वह क्या है, तरल अवस्था में है। और हमने देखा था कि जो एस तरंगे हैं वह तरल से गति नहीं कर सकती हैं। उस वजह से क्या होता है कि जो बाहरी कोर है वह इन तरंगों को रोक लेता है और इस पूरे क्षेत्र में अभिलेखित नहीं हो पाती हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा 105 डिग्री के बाद वाला, वह एस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र रहेगा। तो पी तरंगों के लिए कौन सा छाया क्षेत्र था, 105 डिग्री से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र, और एस तरंग के लिए 105 डिग्री के बाद वाला। बस इतना ही याद रखेंगे। और जो एस तरंगों का छाया क्षेत्र है वह पूरी पृथ्वी का लगभग 40% कवर करता है। और पी तरंग का छाया क्षेत्र किस तरह से दिखाई देगा, जैसे ये पृथ्वी पूरी गोला जैसा होगा, तब ये क्या बना लेगा, पूरा पट्टी जैसा बना लेगा पूरी पृथ्वी पर। जैसे मान लेते हैं इधर कहीं आया होता तो ऐसे ऐसे जाता, और यहाँ पर अभिलेखित नहीं हो रही, यहाँ पे तो ऐसे करके पूरा गोल गोल पट्टी जैसा बना लेता। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र किस तरह दिखाई देता, एक पट्टी जैसा। क्योंकि यहाँ पर तो हम अंदर का देख रहे हैं ना पृथ्वी के, जब सतह पर देखेंगे तब कैसा पट्टी जैसा दिखाई देगा। और एस तरंग का कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ से गई और ऐसा पूरा एक ऐसा क्षेत्र, गोल क्षेत्र बन जाएगा। चलो आगे अब देखते हैं भूकंप के प्रकार, यानी भूकंप किस किस प्रकार के आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो भूकंप है ना वह विवर्तनिक भूकंप आते हैं, यानी टेक्टोनिक। क्या है ना कि जो पृथ्वी है वह बहुत सारे प्लेटों में बटी हुई है, यानी बड़े बड़े जो चट्टानें हैं ऐसा समझ सकते हैं, उनमें बटी हुई है। तो जब वो आपस में टकराते हैं या दूर जाते हैं जो प्लेट हैं, जिस वजह से भूकंप आते हैं, और सबसे ज़्यादा यही आते हैं विवर्तनिक वाले। दूसरे हमारे ज्वालामुखी है, भूकंप आ सकते हैं, ज्वाला, जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस वजह से। नियात भूकंप आ सकते हैं, कोलैप्स। क्या होता है जब कोई खनन होता है तो जो खान होती है उसमें अगर ऊपर की छत ढह जाए, ऊपर की छत ढह जाए तब क्या होगा, बड़ा सा धमाका होगा, जिस वजह से नियात भूकंप आएंगे। और हो सकता है जैसे बांध जनित भूकंप आ जाए, बांध जनित, जब बांध बनाए जाते हैं तब पीछे उनके पानी भरा जाता है बहुत सारा, जिस वजह से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण में अंतर आ जाता है और प्लेटें डिसबैलेंस हो जाती हैं, जो प्लेटें हैं वह डिसबैलेंस हो जाती हैं और भूकंप आता है। अब क्या होता है जब कभी भूकंप जो है, भूकंप का अधिकेंद्र अगर महासागर की तली में हो तब क्या होता है, सुनामी आती है। जैसे ये स्थलखंड है, ये महासागर है, अब ये सेंटर फोकस है, ये एपी सेंटर है, यानी भूकंप आया और इसका जो एपी सेंटर है, अधिकेंद्र है, वह कहाँ है, महासागर की तली में है। तब क्या होगा, सुनामी आएगी और लहरें उठेंगी जो कि तट की ओर जाएंगी, बड़ी लहरें तट की ओर जाएंगी। अब देखते हैं भूकंप की माप कैसे करते हैं। तो इसके लिए दो स्केल हैं हमारे पास,
एक है रिक्टर स्केल, दूसरी है मर्कैली स्केल। रिक्टर स्केल जो है तीव्रता बताती है, मैग्नीट्यूड, यानी कि कितनी तेज भूकंप आया। और इसकी जो स्केल है वह 1 से लेके 10 तक है। और जो मर्कैली स्केल है ये बताती है इंटेंसिटी को, कि क्या प्रभाव पड़ा उसका। यानी कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मर्कैली मतलब कितनी मार पड़ी, यानी कितना उसका प्रभाव हुआ। रिक्टर बताता है कि कितनी तेज आया, मर्कैली बताता है उसका क्या प्रभाव पड़ा। और इसकी जो स्केल होती है वह 1 से 12 तक होती है। आगे देखते हैं पृथ्वी की संरचना। अब जो हमारी पृथ्वी है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो भूपर्पटी, दूसरा मेंटल और कोर या क्रोड। अब जो हमारी पहली परत है ऊपर की उसे भूपर्पटी या क्रस्ट बोलते हैं, जो कि सबसे ऊपरी है। पहली बात सबसे ऊपरी। दूसरी बात ये भंगुर है, भंगुर मतलब जल्दी से टूटने वाली। और इसकी जो गहराई है वह 30 किलोमीटर है महाद्वीपों में, और 5 किलोमीटर लगभग वह है महासागरों में। तो इस आधार पर ये 2 भागों में बट जाती है। एक तो महाद्वीपीय भूपर्पटी और दूसरी महासागरीय। तो जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है वह लगभग 30 किलोमीटर गहरी है, महासागरीय 5 किलोमीटर। और जो महाद्वीपीय है वह हल्की है और ये भारी है और ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। और जो भूपर्पटी है उसकी पर्वतों जैसे हिमालय पर्वत, इसके नीचे जो गहराई है वह लगभग 70 किलोमीटर है। और भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो ऊपरी भूपर्पटी, दूसरी निचली भूपर्पटी। और भूपर्पटी का जो आयतन है वह पूरी पृथ्वी का 1% है, लगभग 1%। और भूपर्पटी को सियाल भी बोला जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, क्योंकि ये सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। भूपर्पटी में बस इतना ही। आगे देखते हैं मेंटल। अब जो मेंटल है वह क्या है, बीच की परत है हमारी। इसको थोड़ा चित्र से समझते हैं। क्या है, ये हो गई हमारी भूपर्पटी, लगभग 35 किलोमीटर तक। और जो हमारा मेंटल है उसकी सीमा है 2900 किलोमीटर तक, यानी इसकी जो सीमा है कहाँ तक जाएगा, ये 2900 किलोमीटर तक। अब इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। और जो ऊपरी मेंटल है उसकी सीमा है 700 किलोमीटर तक। अब क्या होता है इस 700 किलोमीटर में, सबसे पहले तो एक 200 किलोमीटर तक। अब जो यहाँ तक जो क्षेत्र है 200 किलोमीटर तक का, इसे बोला जाता है स्थल मंडल। उसके बाद एक आएगा 400 किलोमीटर तक, ये सब ऊपरी मेंटल में चल रहा है। ये क्या है इतना, ऊपरी मेंटल। और ये क्या है, निचला मेंटल। ये सब हम ऊपरी मेंटल में कर रहे हैं। पहले तो हमने देखा 200 किलोमीटर तक,
अब जो ऊपर से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं स्थल मंडल, 200 किलोमीटर तक का। उसके बाद जो क्षेत्र आता है ये वाला, यहाँ पर क्या रहता है, सेमी सॉलिड पदार्थ, जिसे मैग्मा बोला जाता है। यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है और उसमें जो मैग्मा निकलता है वो यहाँ से निकलता है, इस वाली जगह से, जिसे स्टेनोस्फेयर बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। दुर्बल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सेमी सॉलिड है, अर्ध ठोस में है, प्लास्टिक जैसा है। सेमी सॉलिड या प्लास्टिक जैसा है ये पदार्थ यहाँ पर जो। और जो स्टेनोस्फेयर है वह क्या है, मैग्मा चैम्बर है। ज्वालामुखी को जो मैग्मा मिलता है वो यहीं से मिलता है। अब मैं अगर पूछूं कि जो स्थल मंडल है वह केवल भूपर्पटी का हिस्सा है, आप बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि जो स्थल मंडल है वह भूपर्पटी और प्लस ऊपरी मंडल में आ रहा है। अब मैं पूछूं कि जो स्टेनोस्फेयर है वह सिर्फ ऊपरी मंडल का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद वाला जो है ये है निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल हमने समझ लिया। अब जो इस मेंटल का पूरा आयतन है, वह पूरी पृथ्वी का 83% है, और जो बाहर है द्रव्यमान वह 32% है पूरी पृथ्वी का। और जो हमारा स्थल मंडल है वह इसी स्टेनोस्फेयर पर तैरता रहता है। स्थल मंडल जो कि प्लेटों में बटा हुआ है, और ये प्लेटें इसी दुर्बलता मंडल पर तैरती रहती हैं। आगे देखते हैं हमारी क्रोड पर आ जाओ, भूपर्पटी और मेंटल। अब कोर को भी दो भागों में बांटते हैं, एक तो बाहरी कोर और एक आंतरिक कोर। और जो मेंटल है इसको सीमा के नाम से जानते हैं, सीमा, यानी कि सिलिकॉन और एम से मैग्नीशियम। ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, इस वजह से सीमा बोला जाता है इसे। आगे क्रोड। अब जो हमारा बाहरी कोर है वह द्रव अवस्था में है, और जो आंतरिक कोर है वह ठोस अवस्था में है। और जो कोर है इसको निपे भी बोला जाता है, क्योंकि यह निकेल और फेरस से बना है, जो कि चुंबकीय पदार्थ है। और जो हमारा बाहरी कोर है वह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। उसको भी समझेंगे अभी कि कैसे बनाता है। और जो कोर का आयतन है, वह पूरी पृथ्वी के आयतन का 16% है, और जो बाहर है वह 68% है, क्योंकि यहाँ पर बाहरी पदार्थ हैं, लोहे और निकल जैसे। अब समझते हैं कि जो बाहरी कोर है वह चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाता है। अब जो बाहरी कोर है वह कैसा है, द्रव अवस्था में है, और इसमें क्या है, लोहा है, फेरस एंड निकल है। अब बहुत ज़्यादा तापमान की वजह से ये जो लोहा और निकल है ये गर्म होता है और ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है। इस वजह से क्या होता है, इसमें संवहन धाराएं बन जाती हैं, संवहन धाराएं, और लगातार ये संवहन धाराएं चलती रहती हैं। पृथ्वी के अंदर ये संवहन धाराएं बन रही हैं बाहरी कोर में, और पृथ्वी लगातार घूर्णन कर रही है। अब क्या होता है, ये संवहन धाराएं और साथ में क्या हो रहा है, घूर्णन,
जिस वजह से क्या होता है, ये जो संवहन धाराएं बहुत जटिल बन जाती हैं और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, जिस वजह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है पृथ्वी का। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का कैसे फैला हुआ है। अब पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के अंदर ऐसा मान सकते हैं कि एक क्षण चुंबक पड़ा हुआ है जो कि उल्टा है। जैसे अगर यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है तो चुंबक का ये साउथ पोल होगा, और जहाँ पे हमारा साउथ पोल है पृथ्वी का, वहाँ पे चुंबक का नॉर्थ पोल होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंपास सुई है उसका जो उत्तरी नॉर्थ पोल है वह किस दिशा की ओर इंगित करता है, उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर। क्यों करता है आकर्षित? क्योंकि यहाँ पर साउथ पोल होगा चुंबक का, तभी तो आकर्षित करेगा नॉर्थ पोल को। तो पृथ्वी में एक उल्टी क्षण चुंबक पड़ी हुई है, ऐसा मान सकते हैं। और हमने बताया था कि सन से जब सौर पवन आती है और उसके साथ जब कण आते हैं आवेशित कण, तब क्या होता है, वह ध्रुवों की ओर, ध्रुवों के पास से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं और क्या करते हैं, आतिशबाजी पैदा करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, कमेंट करके बताएंगे। और किस रंग के दिखाई देते हैं ये भी बताएंगे। अब देखते हैं फिर से। ये देखिए यहाँ पे एक बार पूरा समझते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये है हमारी क्रस्ट, भूपरपटी। अब यहाँ से हमारा मेंटल स्टार्ट होता है और 2900 तक जाता है, 2900 किलोमीटर तक। और जो हमारा कोर है और जो बाहरी कोर है वह 5100 किलोमीटर तक जाता है। उसके बाद जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह 6371 और कहीं कहीं 6378 किलोमीटर भी लिखी हुई मिलेगी। अब यहाँ पर जो है ऊपर से लेके ये वाला जो ये है हमारी स्थलमंडल। उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है ये है दुर्बलता मंडल। अब ये जो परतें हैं पृथ्वी के, इनमें क्या होता है, घनत्व में जब एक परत से दूसरी परत में जाते हैं तब घनत्व में परिवर्तन आता है। घनत्व में परिवर्तन आता है जिस वजह से क्या होता है, एक असंबद्धता बन जाती है, डिसकंटिन्यूटी। जिन्हें हर एक परत में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उनको भी देखते हैं यहाँ पर। जैसे पहला क्या है हमारा, ऊपरी भूपरपटी। उसके बाद निचला भूपरपटी। उसके बाद ऊपरी मेंटल। उसके बाद निचला मेंटल। उसके बाद बाहरी कोर। उसके बाद आंतरिक कोर। अब ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बनेगी, यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर तो कुल 5 डिसकंटिन्यूटी बनेगी। सबसे पहले ऊपरी भूपरपटी और निचली भूपरपटी के बीच कोण राड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद निचला भूपरपटी और ऊपरी मेंटल के बीच मोरोबिकिक या ऐसे मोहो भी बोलते हैं, वह बनेगी। उसके बाद ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच रेपटी। उसके बाद निचला मेंटल और बाहरी कोर के बीच गुटेनबर्ग। उसके बाद बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच लेहमैन। ये 5 डिसकंटिन्यूटी बनेगी। अब इनको ऐसे याद करेंगे हम कि कुमार गोलू, सिर्फ पहला अक्षर याद हो जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। यही हमें करना है। कू से कोनराड, माँ से मोह,
ला से रेप्टी, ला से गुटेनबर्ग, ला से लेमन, ख़त्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे एकदम। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।